क्या आप जानते हैं इंडिया की इकोनॉमी करंटली 3.3 ट्रिलियन की है, जो कि 2026-27 तक 5 ट्रिलियन होने की पॉसिबिलिटीज हैं और 2030 तक अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ये इकोनॉमी 10 ट्रिलियन तक की हो सकती है। आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है? 1947 से 2022 तक 75 साल लगे इंडिया को 3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, और ये इकोनॉमी आने वाले 4-5 सालों में डबल हो सकती है। इसका मतलब है जितनी वेल्थ इंडिया में पिछले 75 सालों में बनी, उतनी ही वेल्थ आने वाले 4-5 सालों में इंडिया में बन सकती है। जितना पैसा आपके अब्बा ने, दादा ने पिछले 75 सालों में कमाया है, वो लेवल की अपॉर्चुनिटी आने वाले 4-5 सालों में इंडिया में बनती हुई दिख रही है। और अगर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, अब 2030 तक हो, 2035 तक हो, वही बात की बात है, लेकिन अगर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाती है तो आप समझ नहीं सकते आपका कितना पैसा बनेगा। अब कुछ लोग इसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करेंगे कि 3.3 ट्रिलियन है, 6 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब स्टॉक मार्केट भी डबल हो जाएगी, 17 का 34,000 हो जाएगा। और 10 ट्रिलियन हम बोलेंगे मतलब स्टॉक मार्केट ट्रिपल हो जाएगी, मतलब 17,000 की स्टॉक मार्केट 50,000 हो जाएगी। कुछ लोग अब ये सोचेंगे, लेकिन दोस्तों बता दूं, आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन तक पहुंचती है ना, तो आप समझिए आपका इतना पैसा बनेगा जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग डेटा देख लेते हैं। 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंचने के लिए यूएस को 11 साल लगे, 1977 से 1988, 1977 टू 1988। जब 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी ना, उसमें जो डाउ जोन्स है वो 700 का डाउ जोन्स इंडेक्स 12,000 हो गया। इसका मतलब है 17 टाइम्स मार्केट चली। अगर हम जापान की बात करें तो जापान को 8.5 साल लग गए, 1978 से लेकर 1986 तक, और जापान का इंडेक्स 2000 का 37,000 हो गया। इसका मतलब 19 टाइम्स जंप। चाइना की हम बात करते नहीं, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है, स्टॉक मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करती। बट आप देखिए यूएस और जापान में क्या हुआ, 2 से 5 होने में ही उनकी स्टॉक मार्केट 17 से 19 गुना बढ़ गई। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 6, और उसके बाद हम 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि क्या लेवल की वेल्थ इस कंट्री में आपकी बन सकती है। 1960 में दोस्तों जहां पे जापान था ना, उसके बाद 40 साल की बुल मार्केट आई जापान में। वो लेवल की ग्रोथ आने वाले सालों में, 40 साल की बुल मार्केट, 30-40 सालों की बुल मार्केट मेरे को इंडिया में दिखती है। 1980 में जहां पे यूएस था ना, आज 2020 है, 40 सालों की बुल मार्केट यूएस में हो चुकी है। अब पॉसिबल है कि आने वाले 20, 25, 30, 40 सालों तक इंडियन बुल मार्केट रहेगी, और इस बुल मार्केट में आप समझिए कि क्या लेवल की वेल्थ बनेगी। तो टाइम पास मत कीजिए दोस्तों, इस मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो सीरियसली काम कीजिए, बहुत वेल्थ बनेगी। अगर आप सीख समझ के इस मार्केट में काम करना चाहते हैं तो मैं सिखाता हूं। डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप एनरोल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, सीखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सीरियसली पैसा बनाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू बनाना चाहते हैं, तो वहां पे भी मैं कंप्लीट गाइडेंस आपको देता हूं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए साइन अप कीजिए, मेरे से आप 1-to-1 कॉल कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, प्लान करेंगे, और 15-20 साल जब तक आप इन्वेस्टर रहेंगे, आपको मेरी तरफ से कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। ये जो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी उसको मिस मत कीजिए। इतना पैसा बनेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। 10-20% में कुछ नहीं रखा है। आज 17,000 की निफ्टी है, हम लोग 3 लाख 5 लाख निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। नीचे जाने को क्या है, 14-15 हज़ार बहुत हो गया, तो वो भी नहीं जाना। बट आगे सोचे क्या है, तो इसको सीरियसली समझ के काम कीजिए, बहुत पैसा बनेगा। ये तो हो गया दोस्तों लॉन्ग टर्म का व्यू। अब हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। अब एक्चुअली लास्ट वीक में मैं वीडियो बना नहीं पाया था, कुछ मेरा एक सेमिनार था, उसके चक्कर में बिजी था, तो काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह आई हैं जिसको हमको एनालाइज करना है, जो कि हमारे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ईसीबी की मीटिंग हुई। ईसीबी मतलब यूरोपियन मार्केट, जो जैसे अब इंडिया का आरबीआई का मीटिंग होता है, यूएस का फेड का मीटिंग होता है, वैसे ईसीबी की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग के हिसाब से 0.75% इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, ब्याज दरें बढ़ाई है 0.75%। और ऐसी कॉमेंट्री आई हुई है कि आने वाले 5 मीटिंग तक ये ब्याज दरें बढ़ती रहेगी। इसका क्लियर मतलब है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये माना जा रहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है वो पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है 7.8% की, वो पीक हो चुकी है। यूएस में जो इन्फ्लेशन है 9.1% की, वो भी पीक हो चुकी है। लेकिन अभी भी यूरोपियन जो कंट्री है ना, यहाँ पे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे ना कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इसकी इन्फ्लेशन 7.8% को कब क्रॉस करेगी। हमारी जो मेजर इकोनॉमी ना वो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो अगर क्रूड ऑयल 124-25 जो उसने रिसेंट हाई बनाए वो लेवल को तोड़ देता है ना, तो उसी के बाद ही हम लोग 7.8 को क्रॉस करने वाले हैं, जिसका चांसेस बहुत कम लगता है। क्योंकि अभी हम देखोगे कि क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $90 के लेवल के आसपास आ चुका है, और आगे क्रूड ऑयल पे और भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली अगर जब तक क्रूड ऑयल 125 24-25 के डॉलर को नहीं निकालता,
इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। बिकॉज हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है सिर्फ क्रूड ऑयल है, बाकी खाने पीने की सब चीज़ें तो हम बना ही लेते हैं, सब कुछ हम कर लेते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी 7.8% पे पीक हो चुकी है। अब यूएस की इकोनॉमी की अगर बात करें ना, यूएस क्रूड ऑयल का नेट इंपोर्टर नहीं है, क्रूड ऑयल वो लोग खुद बनाते हैं, तो उनके अलग मसले हैं। यूएस की जो इकोनॉमी है ना 9.1% की, उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है ना वो बेसिकली हाउसिंग की तरफ से आता है। तो अगर आप देखोगे डेटा, तो जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, वो एक्चुअली मल्टी ईयर लो पे आ चुकी है। इसका मतलब है, और मॉर्गेज मल्टी ईयर हाई पे आ चुकी है। तो ये रिपोर्ट ये बता रहा है कि यूएस में एक्चुअली हाउसिंग डिमांड बिल्कुल बहुत कम है बेसिकली। अब जब डिमांड कम हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है आपको इन्फ्लेशन तो कम होनी ही है। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस डिमांड को देखते हुए ये लगता है कि यूएस की भी जो इन्फ्लेशन है पीक आउट हो चुकी है 9.1% पे, और हमारी तो ऑलरेडी 7.8 पे पीक आउट हो चुकी है। बट जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज इनको ना ऑयल और गैस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती है, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी इनका इम्पोर्ट और बढ़ता जाएगा। तो अगर ये चीज़ें नॉर्मल कंट्रोल में नहीं आई ना, तो आप समझिए कि जो यूरोपियन कंट्री, इनकी इकोनॉमी तो बहुत बुरी तरीके से जाने वाली है। 2-3 छोटे मोटे कंट्री का तो पता नहीं हाल क्या होना है, बट गोइंग एड ये चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। तो लेकिन हमारे लिए उतना कोई भी प्रॉब्लम का विषय नहीं है। अब जहाँ तक क्रूड ऑयल की बात करते हैं, एक रिपोर्ट के हिसाब से ओपेक ने 1 लाख बैरल टन का प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का कम कर दिया। इसके बाद भी आप देखिए कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं हो रही। बिकॉज आप समझिए कि ये जो क्रूड ऑयल बनाने वाली कंट्रीज है, उनको भी पता है कि पूरा वर्ल्ड रिसेशन में जा रहा है। तो इनका अगर ये लोग क्रूड ऑयल की प्राइस को बहुत ज़्यादा कर देता ना, इनका क्रूड ऑयल खरीदेगा कौन? क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो कोविड के टाइम पे निगेटिव में भी चली गई थी। तो उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं रिसेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंट्रीज इनका क्रूड ऑयल खरीदेंगे नहीं। तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर है नहीं। एंड गोइंग एड बाकी बहुत सारी कंट्रीज बीच में इंटरवेंशन करेगी और क्रूड ऑयल के प्राइस को कंट्रोल करेगी। बिकॉज यूरोप का उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग तो फिर भी मैनेज कर लेंगे, और अगर क्रूड ऑयल कंट्रोल में आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो गोइंग एड क्रूड ऑयल मुझे ऐसा लगता है $80 के आसपास आ जाएगा, और वो आता है तो बस खत्म, हमारे पूरे प्रॉब्लम सॉल्व, और हम लोग एक नई जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट में भी क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हर बार आप ये बोलते हो कि जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर जो स्ट्रांग हो रहा है ना, इससे हमारी इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ता है? एक बात आप समझिए, देखिए जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है ना, तो एफआईज इंडियन मार्केट से बेचते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसका रीजन क्या है समझिए, डॉलर जब भी स्ट्रांग होता है तो इंडियन रुपी वीक हो जाता है। तो मान लेते हैं 70 रुपए का इंडियन रुपी समझिए 80 रुपया हो गया। इसका मतलब है $1। अब मान लेते कोई अगर एफआईज इंडिया में स्टॉक खरीद लेता है, वो 70 रुपए का स्टॉक मान लेते 80 रुपए का हो गया, बट उसके डॉलर की तो वैल्यू वही बची। पहले वो डॉलर 70 रुपए में, $1 की कीमत 70 रुपए थी। अगर स्टॉक का प्राइस 80 भी हो गया, अगर इंडियन रुपी वीक हो गया, तो $1 80 का हो गया। इसका मतलब है अगर डॉलर वीक हो जाता है ना, तो एफआईज ना इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि डॉलर वीक हो, स्ट्रांग ना हो। डॉलर ऑल टाइम हाई लगा रहा है, उसकी एनालिसिस हम लोग आगे चल के करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है कैपेक्स साइकिल का। आप समझिए पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा किसको समझता है? ये जो इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं, जो सूट टाइप पहन के आते हैं, क्या उनको ज्यादा समझता है कि दुनिया में इकोनॉमी में क्या चल रहा है, या बिजनेसमैन लोगों को समझता है? आप बताइए, किसको लगता है? आपको क्या लगता है? बिजनेसमैन वो लोग होते हैं ना जिनको अपने धंधे की परख है, जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उन्हें ये लग रहा है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर वो लोग कैपेक्स कर रहे हैं, तो इसका क्लियर मतलब है कि भाई आने वाले टाइम में इस देश में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है। अगर मैं आपके साथ रिपोर्ट भी शेयर करूं, तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी कंपनियां हैं जिन्होंने कैपेक्स का प्लान किया हुआ है, हर सेक्टर में बेसिकली। ये पूरी कंपनी आप देखिए, उसको पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप चेक कीजिए, हर सेक्टर की कंपनियां कैपेक्स कर रही है। क्या मतलब है? ये जितने ओनर हैं कंपनियों के, पागल है क्या? हाँ, ऐसे पैसा लगाए जा रहे हैं। अगर उनको दिखता ना डिमांड नहीं है, रिसेशन है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो पैसा ही नहीं लगाते। और बात याद रखना, ये जो बिजनेस के ओनर ना, बिजनेस देख के पैसा लगाते, निफ्टी के लेवल को नहीं दिखते। कि अडानी को अगर कुछ बिजनेस ओपन करना तो ये नहीं दिखता निफ्टी 17 पे, 1000 पे, 18,000 पे पैसा लगाओ कि नहीं। वो लोग ये देखते हैं कि सच में डिमांड है क्या, और डिमांड उनको दिख रही है। एक डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ना, आप देखिए ऐसी जो लाइन है उसके ऊपर आ गया, 10 ईयर एवरेज के ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि अब जो है ना, डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है, लोग कैपेसिटी नया लगा रहे हैं बिजनेसमैन। इसका क्लियर मतलब है जो आने वाले सालों में ना इंडिया की इकोनॉमी के लिए ना ग्रीन शूट है। बाहर वाली इकोनॉमी में दिक्कत है, बट हमारे मार्केट में इतना इशू नहीं है, हम लोग चल लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब वहां पे जो थोड़ा बहुत यूएस वगैरह में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके चक्कर में हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग भी संभले, थोड़ा रुके, बट एक्चुअली उतना प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम लोग हमारे मार्केट की बात करें, बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें, तो हम लोग चलते सीधा चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है।
तो सबसे पहले दोस्तों हमें यूएस का चार्ट देखना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि बिकॉज ये जो गिरावट आई है ना, ये एक्चुअली यूएस की तरफ से आई हुई है। तो अगर आप देखोगे कि जो डेली टाइम फ्रेम है ना, उसमें जो डाउ जोन्स है, जो यूएस की स्टॉक मार्केट है, उसने एक बहुत ही अच्छी हैमर कैंडल बनाई हुई है। और हैमर कैंडल ये बताता है कि ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखते हैं कि इसकी आरएसआई एक्चुअली ओवरसोल्ड रीजन के आसपास आने लगी है, 33% के 33 के आसपास है। इसका मतलब है यूएस मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, अपने सपोर्ट के आसपास है, एक ये बाउंस लेने के लिए तैयार है। अब अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम का भी चार्ट देखते हैं तो आप समझिए कि ऐसा बहुत कम बार होता है दोस्तों जब भी यूएस मार्केट, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास की यूएस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी डाउन है। और अगर आप इंडियन मार्केट को देखेंगे, इंडियन मार्केट अगर आप फ्राइडे की गिरावट भी जोड़ लेते हैं तो इंडियन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ और सिर्फ 6% के आसपास डाउन है। तो ये इटसेल्फ अपने आप को एक कहानी बताता है। ऐसा दोस्तों बहुत लंबे टाइम से, मतलब कई सालों से आप बोल सकते हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। यूएस 20% डाउन है और हमारी मार्केट सिर्फ 6% डाउन है। तो ये अपने आप में कुछ कहानी बता रही है। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे ना तो आने वाले सालों की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अब हमको यूएस से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बस यूएस अगर नहीं गिरेगा ना, अपने आसपास अगर चलता रहेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, हमारा काम हो चुका है। क्योंकि हम लोग एक्चुअली उससे अलग दुनिया में चल रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता अगर यूएस गिरता रहे हम बढ़ते रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वही बात है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर आपके बाजू में घर में किसी की मैयत हुई है तो आप रो तो नहीं सकते, बस सॉरी पार्टी तो आप कर नहीं सकते, थोड़ा अफसोस तो आपको भी जताना पड़ेगा। तो वही कहानी है। तो जब भी यूएस गिरेगा हम जरूर गिरेंगे, लेकिन वही बात है, यूएस बहुत ज्यादा गिरेगा हम बहुत थोड़ा गिरेंगे। और जब यूएस बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, यूएस बहुत कम बढ़ेगा और हम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। ये कहानी दोस्तों आपको क्लियरली आपको यूएस मार्केट से दिख रहा है। और आपको पता है कि ये पूरे फॉल में जो मेन वजह है वो एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स ही हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स का आप चार्ट देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो एक बहुत ज़्यादा चांस बनता है, मतलब देखा जाए तो अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे कि 2020 का जो कोविड के पहले वाला जो हाई था, उसी के आसपास अब डाउ जोन्स आ चुका है। एक आध और कैंडल, इससे ज़्यादा की वहाँ पे जगह बची नहीं है। तो अगर आप इसको इंडियन मार्केट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उनकी वजह से हम गिर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो बढ़ेंगे तो हमको बढ़ना ही है, क्योंकि हमारे वजह तो है नहीं। अब इसमें लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि यार इतनी सब इंडिया स्टोरी आप सर बताते हो, इतना कुछ बताते हो और मार्केट गिर गई। अरे भाई कितनी गिरी है? और कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार आप हमेशा बुलिश रहते हो। पिछले 2 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब हम लोग थे 15,500 पे, तब से मेरा वीडियो चालू है 2-2.5 महीने से। ठीक है, अब मुझे बताइए बेरिश होने का रीजन क्या है? अब 15,200 से आज 17,500 पे हो। अगर बेरिश रहता तो मैं क्या कर लेता? बुलिश है तो मार्केट भी तो बुलिश ही है ना, मार्केट बेरिश दिख रही है आपको। अगर आप देखिए 15,200 से अगर ये मार्केट आपकी 18,000 तक गई है और वहां से 500 पॉइंट गिरी है, तो ऐसा हाहाकार मचा ना कि सब खत्म हो गया इस दुनिया में। इतने लोग परेशान है ना, मतलब लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा मार्केट चल रही है। तो भाई बहुत नॉर्मल है, 500 पॉइंट की करेक्शन होना बहुत ही नॉर्मल है। और अगर आप देखोगे पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि 17,500 वो लेवल है। अगर उसके नीचे मार्केट चली जाती है ना, तब हम लोग मान लेंगे कि मार्केट में बेरिशनेस है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक शॉर्ट टर्म का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। 17,500 के लेवल को मार्केट ने क्लियर होल्ड किया है। जो आपका डाउ जोन्स वगैरह है अपने सपोर्ट के आसपास है, अगर वो वहां से बाउंस करते तो हो गया काम हमारा। 17,500 के आसपास हमने लगा लिया अपना लो जो भी है। अभी भी अगर आप लेकिन देखोगे ना, डाउ जोन्स में एक और कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अभी भी एक छोटा सा और नीचे आ सकता है मार्केट। तो अगर ऐसा होता है तो आप समझिए मंडे के दिन हो सकता है मार्केट में एक बाउंस आए, हो सकता है छोटी मोटी गिरावट आ जाए। ट्यूसडे के दिन और वेडनेसडे के दिन ये मार्केट खींच जाएगी। आपको याद है लास्ट टाइम फेड की मीटिंग के टाइम में मैंने क्या बोला था? अभी फिर फेड की मीटिंग है वेडनेसडे के दिन। जो लास्ट टाइम हमने एनालिसिस की थी ना, एग्जैक्टली वही होने वाला है। अब ये जो निगेटिविटी फैक्टर इन हो रही है ना, अब आप समझिए ना, फेड बुरा बोल बोल के क्या बोलेगा, सबको पता है ना, सबको पता है ना। अब क्या होगा, 0.75% या 1% का रेट बढ़ाने ही वाला है, सबको पता है ना। और जितना निगेटिव बोलना है सबको पता है। अब जब सबको पता है, उस पर मार्केट कितना रिएक्ट करेगी? तो फेड की मीटिंग वेडनेसडे के दिन है। हमारी मार्केट दोस्तों हो सकता है मंडे को थोड़ा सा एक गिरावट और दिखा दे या साइडवेज रहे। ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन मार्केट खींच देगी। लोग सोचेंगे कि फेड के बाद हम डिसाइड करेंगे, ये करेंगे, कोई मौका नहीं मिलेगा। और आने अभी उसके बाद यहां से लेके दिवाली तक कोई भी खास ट्रिगर नहीं मार्केट के लिए। इसका मतलब है कि मार्केट अभी आपको ट्यूसडे वेडनेसडे में ही बड़ी मूवमेंट के लिए खींच देगी और मौका नहीं मिलेगा। और जब मार्केट लोग सोचेंगे सब ठीक होगा तब लेंगे, और मार्केट ऊपर आके टिका देगी और काम खत्म। जो करेक्शन होनी थी मेरे ख्याल से हो गई। बहुत अगर थोड़ी बहुत बची होगी, एक आध कैंडल की पॉसिबिलिटी बची होगी, हो सकता है मंडे निपटा दे। और अगर बहुत लेवल की भी मैं बात करूं, मेरे ख्याल से तो 17,500 के लेवल हो गया जो भी होना है। लेकिन अगर हम और थोड़ा देखें तो जो प्रीवियस लो है, ये वाला जो लो है,
हो सकता है इसके आसपास आ जाए, मतलब 200-300 पॉइंट, उससे ज्यादा तो गिरावट दिखती नहीं। और जो भी होना है मंडे ट्यूसडे को होना है, बस खत्म। ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन ये मार्केट खींच लेगी। अब लोगों का बुल मार्केट का जो टिपिकल कैरेक्टर है ना, वो एक्चुअली देखा जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लास्ट फ्राइडे को दिख गया। जो मार्केट गिरे हमेशा, आप समझिए कि अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर्स हमेशा लास्ट में गिरते हैं। तो यही हुआ फ्राइडे के दिन, जब सब कुछ गिरा, सब मार्केट वगैरह गिर गई ना, तो फ्राइडे के दिन हमारी मार्केट ने झटका दे दिया, ताकि लोगों को और क्लियरिटी आए कि भैया मार्केट में तो दम है ही नहीं, स्टॉक्स भी गिरे, मतलब मार्केट को ऊपर जाना नहीं है, और ऐसे ही मौकों में मार्केट निकल लेती है ऊपर। तो बिल्कुल मतलब परफेक्ट सिचुएशन है मेरे ख्याल से। कुछ भी ऐसा फ्राइडे के दिन बुरा नहीं हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी। बहुत हुआ तो अगर फॉलो अप, अगर एक आध कैंडल की जगह यूएस में बची हुई है, क्योंकि फेड के बाद ही इन्होंने ऊपर खींचना है। फेड के पहले तो ये दिखाना है कि माहौल सब कुछ खराब है, हो सकता है एक आध कैंडल यूएस में बन जाए, हो सकता है एक आध कैंडल हमारे अंदर बन जाए, बस खत्म। यूएस की मीटिंग, फेड मीटिंग खत्म, क्योंकि उसमें सब कुछ जो होना है एक्सपेक्टेड है, और मार्केट वहां से खींच जाएगी, काम खत्म। तो ये दोस्तों आने वाले टाइम पे कहानी है। और 18,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी था। अब रेजिस्टेंस के आसपास आपको कुछ पॉजिटिव खबर भी नहीं मिल रही, तो एक रीजन भी बन गया कि गिर जाए। गिर गया, थोड़ा बहुत सबको जिसको तसल्ली देनी थी दे दी है, बस हो गया काम। अब यहाँ से हम लोग ऊपर जाने को तैयार है। तो ये दोस्तों क्लियर व्यू है मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। वैसे ही अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की वही कहानी है, जैसे हमने 17,500 के लेवल जो इंपॉर्टेंट थे, जो लो लगा था, वैसे जो बैंक निफ्टी का लो लगा है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और जहां तक के स्टॉक्स की बात है, अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं, हालांकि आप देखिए ना, आप जो टेक्निकल एनालिसिस जो नए नए सीखते हैं, अगर आप देखिए, अगर आप कैंडल्स देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, देखिए कोई भी टाइम फ्रेम पे, सब कैंडल खराब है। या तो आपको एंगल्फिंग कैंडल दिखेगी, या आप देखोगे तो शूटिंग स्टार दिखेगी, जैसे आप निफ्टी जूनियर में देख रहे हो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल, मिड कैप में देखोगे एंगल्फिंग कैंडल। लेकिन दोस्तों कैंडल्स के अलावा बहुत कुछ है, आपको मार्केट को रीड करना आना चाहिए। अगर इस चार्ट को आप देखोगे यार कि मिड कैप में एक एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, अब हमको गिरना चाहिए, बिल्कुल गिरना चाहिए, मतलब चार्ट के हिसाब से। बट चार्ट के अलावा भी चीजें आपको जोड़नी रहती हैं, आजू बाजू का सब कुछ देखना रहता है। उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है। स्टॉक्स कम गिरेंगे, फ्राइडे को गिरना तक गिर चुके, क्योंकि स्टॉक चली भी तो नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी आप देखोगे ना तो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे है। बेचारा थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा था जाने का, फिर एक कैंडल उसने बना दी, ऑल टाइम हाई से अभी भी 20% के ऊपर, 20% ज्यादा नीचे है। तो मेरे को नहीं लगता कोई भी उसमें इश्यू है। जहां तक सेक्टर्स की बात है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आईटी सेक्टर, मेरे को बहुत ज्यादा क्वेरी आईटी सेक्टर पर, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग आईटी सेक्टर में एक्चुअली ट्रैप में। पहले ही मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आईटी सेक्टर ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास आ सकता है 25,200 से लेके ये वाला जो लेवल है 24,200, मतलब ये 1000 पॉइंट की रेंज में, मतलब 24,000 से 25,000 के बीच में कहीं ना कहीं आईटी इंडेक्स स्टेबल हो सकता है। ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। इसका मतलब गोइंग एट 8-10% की करेक्शन आईटी इंडेक्स में अभी भी बची हुई है। मेटल सेक्टर में भी मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा यहाँ पे एक डिप जरूरी है। तो व्यू मेरा बहुत क्लियर है सेक्टर्स को लेके, मेटल और आईटी। इस पे मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में एग्जैक्टली उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा है। शॉर्ट टर्म में आप बोलोगे तो मेटल और आईटी, पिछले वीक भी मैंने बोला था जब लास्ट वीडियो बनाया था, मेटल और आईटी इस पे मैं निगेटिव हूँ। फार्मा पे मैं न्यूट्रल हूँ, इसका फार्मा का मेरे को नहीं लगता ऊपर नीचे कुछ होना है। और एफएमसीजी और ऑटो, इस पे मैं बुलिश हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म बोलोगे ना, एग्जैक्टली उसको स्टोरी को उल्टा घुमा दो। अब आप देखिए, अगर हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की, जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल अच्छी खासी डिप दे रहा है, कोई मसला नहीं है। क्रूड ऑयल ज्यादा बड़े लेवल पे सस्टेन कर भी नहीं सकता, मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया है। यूरोपियन कंट्रीज करने नहीं देंगे, मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड बीच में आ जाएगा। और जो क्रूड बनाती कंपनी, उनको भी मालूम है देश को कि ये बहुत ज्यादा चल नहीं सकता, ऐसी कमोडिटी है जो एक टाइम निगेटिव भी बिक चुकी है। रशिया यूक्रेन के वॉर के चक्कर में चल रहा है उनका सिस्टम, बट बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। क्रूड ऑयल यहां से गिरने को तैयार है। हम बेसिकली 26% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल हमारा जो टोटल इंपोर्ट बिल है उसका 26% क्रूड ऑयल से आता है, तो अगर क्रूड ऑयल इधर सेटल हो गया तो हमारा काम हो गया। और दिख भी रहा है क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बेरिशनेस ही है। हर डिप पे बेसिकली सेलिंग आ रही है, क्रूड ऑयल गिर रहा है, बहुत बढ़िया सा स्टोरी है। अगर आप विक्स की बात करें, इंडिया विक्स की बात करें, अभी भी हम लोग 19 के आसपास है, ऐसा तो देखिए कोई डर तो है नहीं। अगर आप ग्लोबल विक्स की भी बात करें, जो यूएस का विक्स आप देखिए, उसमें भी कोई भी डर नहीं है। जब लास्ट टाइम जो यूएस, अभी देखिए ना, यूएस आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट अपने डबल बॉटम के आसपास आ चुका है। जब लास्ट टाइम यूएस डबल बॉटम के आसपास है तो विक्स था उसका 35 के आसपास, ठीक है, और आज उसका विक्स है 26 के आसपास। इसका मतलब यूएस विक्स भी कंफर्टेबल है, इसका मतलब लोगों में उतना डर नहीं है। सब पता है कि आने वाले फेड मीटिंग में सब क्या बोला जाएगा, सब कुछ लोगों को पता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थोड़ा सा समरी कर देता हूँ। पहले तो हमने लॉन्ग टर्म की बात की कि आने वाले 20-25 सालों में बहुत पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा। थोड़ा सा सीरियसली आप काम कीजिए। और शॉर्ट टर्म की बात मैंने क्लियर आपको बता दी है। 17,500 के आसपास वो लेवल है जो कि 500 पॉइंट की मार्केट ने टॉप से करेक्शन दी, क्या बड़ी बात है भाई। 15,200 के आसपास से हम चले थे, उसके आसपास हम सेटल हो जाएंगे। यूएस मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, वहां से बाउंस लेने को तैयार है। एक आध कैंडल की जगह वहां पे है, अगर एक आध कैंडल यूएस ने नीचे बना लिया, हो सकता है मंडे हम लोग थोड़ा और नीचे आ जाए।
वेडनेसडे को फेड की मीटिंग है, उसके पहले हम लोग खींच देंगे और ऐसे लेवल पे लाके टिका देंगे ना कि काम खत्म। जो मेरा पहले मानना था कि सितंबर में आपको 18,600 दिखेगा, अभी भी दोस्तों मानना ऐसा है, हो सकता है एक आध 2 हफ्ता ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि इतना एग्जैक्टली तो कोई टाइमिंग नहीं कर सकता, बट 18,600 आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, ये अभी भी दोस्तों मेरा मानना है। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके सामने आपको जरूर आ जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हम लोग सिखाते हैं ग्रुप, उसके बाद आपको एक ऐप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहां पे आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग दी जाएगी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्रू आउट दिस जर्नी 15-20 साल तक, जब भी आप इन्वेस्टेड हैं, आप मेरी तरफ से कंप्लीट सपोर्ट चाहते हैं, फ्री में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी आप चाहें तब मेरे से बात करें, मेरे से मैसेज करें, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, जाइए साइन अप कीजिए। मैं आपसे 1-to-1 कॉल करूंगा, कन्वर्सेशन करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, प्लान करेंगे कि आने वाले सालों में आपके क्या पर्पस हैं, जो हम गोल है उसको अचीव कर सकते हैं, और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। इतनी निगेटिविटी फैली हुई है ना, लोगों को सही राह, सही गाइडेंस मिल नहीं रही है, और जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ ना इस मार्केट को या इंडिया को आने वाले 20-25 सालों में दोस्तों बहुत पैसा बनेगा। बस मेरे इस सोच को मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि उन्हें भी एक सही तरीका समझे कि मार्केट में इस मार्केट में क्या हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।